और बड़ी खबर भी है, खुशखबरी भी है। दीपावली के मौके पर इससे बेहतर खुशखबरी क्या होगी कि ब्रिटेन में भी कर्मयोगी आने वाले। कर्मयोगी से आपको मिलवाऊंगा। कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ से भी मिलते जुलते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। जैसे योगी आदित्यनाथ गौ पूजा भी करते हैं, गौ प्रेमी भी है योगी आदित्यनाथ, गाय पालते भी हैं। इसी तरह ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ब्रिटेन के जो पीएम हो सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भी गौ पूजा करते हैं। ये आप देख रहे हैं ब्रिटेन के होने वाले भावी पीएम हो सकते हैं, गाय पूजा कर रहे हैं पत्नी के साथ, परिवार के साथ। और यही खासियत जो है ऋषि को अलग बनाती है कि अब ब्रिटेन में भी एक कट्टर हिंदू हुकूमत करेगा, अंग्रेजों पर हुकूमत करेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये है ऋषि सुनक, सूट बूट पे आप देख रहे हैं उनकी अलग तस्वीर, और वो एक अलग उनकी तस्वीर थी गौ पूजा के साथ। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे कट्टर हिंदू है ऋषि, ये उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। I am resigning as leader of the Conservative Party. I want to create a country where hard work is rewarded and where aspiration is something that is celebrated, and that's the type of Prime Minister that I want to be. ब्रिटेन में सियासी भूचाल आ गया है, लेकिन राजनीतिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन को अब एक हिंदू बचाएगा। अंग्रेजों पर एक भारतीय की हुकूमत हो सकती है। सैकड़ों साल हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में अब तस्वीर बदलने वाली है। जिस कुर्सी पर अंग्रेज सत्ता संभालते रहे, अब वहां कट्टर हिंदू कर्मयोगी पैर जमाने वाला है। ब्रिटेन की सत्ता में जो अब तक नहीं हुआ, उसकी अब शुरुआत होने वाली है। अब अंग्रेजों पर शासन भी कट्टर हिंदू करेगा और हिंदुओं पर अत्याचार का हिसाब भी होगा। भाई एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। पहले योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, खुलकर पूजा पाठ करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, न शर्माते हैं न छिपाते हैं, जो कुछ है सामने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं ऋषि सुनक को, ब्रिटेन के होने वाले पीएम। सबसे ज्यादा चांसेस है ब्रिटेन के पीएम बनने के ऋषि सुनक के। वो भी खुलकर पूजा पाठ करते हैं और अपनी धार्मिक पहचान कभी नहीं छिपाते। आइए उनके बारे में बताएं। कहा जाता है कि ऋषि ने जब शपथ ली थी तो गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी ऋषि ने। वो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रिटेन के भावी पीएम ऋषि के बारे में। गौ पूजा भी करते हैं योगी आदित्यनाथ की तरह। ये आप देख रहे हैं, ये एक तस्वीर है उनकी गौ पूजा की। ऋषि खुद के हिंदू होने पर गर्व करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और ऋषि ब्रिटेन के पीएम हो सकते हैं। मंच से खुद को गौरवशाली हिंदू कहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते इस बात को कहने में। 2020 में ऋषि ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने थे और ऋषि ने भगवत गीता पर हाथ रखकर उस वक्त शपथ ली थी जब वित्त मंत्री ब्रिटेन के बने थे ऋषि। इस बारे में ब्रिटिश अखबार ने बाकायदा ऋषि से सवाल पूछा था। ऋषि बोले, ब्रिटेन का नागरिक हूं लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। सोचिए, ब्रिटेन में रहकर खुले विचार और खुलकर ऋषि बोलते हैं कि वो हिंदू हैं। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि भारत में मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। गर्व से कह सकता हूं कि हिंदू हूं, हिंदू धर्म मेरी पहचान है। ऋषि अपनी डेस्क पर जहां बैठते हैं, काम करते हैं ऋषि, वहीं सामने गणेश की एक मूर्ति रखते हैं, गणेश की प्रतिमा रखते हैं। धार्मिक आधार पर लोगों से बीफ त्यागने को कहा है, क्योंकि ब्रिटेन जो देश है, यहां लोग बीफ खाते हैं। इसलिए ऋषि, सोचिए, ब्रिटेन के वित्त मंत्री और लोगों से कहा है आप बीफ खाना त्याग दीजिए। ऋषि सुनक खुद भी बीफ का सेवन नहीं करते हैं और ब्रिटेन में इस समय राजनीतिक गतिरोध चल रहा है। अब सुनक ही ब्रिटेन को बचा सकते हैं। सबकी नजरें उनकी तरफ हैं। प्रधानमंत्री की रेस में सुनक इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं। सुनक ही पार्टी में सबसे काबिल बताए जा रहे हैं। बुधवार को कई नेताओं ने इनका समर्थन भी किया है। अगस्त में आपको बताऊं, सुनक का बयान चर्चा में था। सुनक ने, जो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा था
लिज का टैक्स कटौती का दावा गलत है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने बड़ी बड़ी शेखी बगारी थी कि वो आएंगी तो टैक्स का कट कर देंगी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उन्हें पता चला कि ये हो नहीं पाएगा। इसको पहले ही सुनक ने इसके लिए रोका था। वादा इकोनॉमी को तबाह करने वाला है, यह सुनक ने उस वक्त कहा था। ऋषि का यह बयान सच साबित हुआ और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब ऋषि की काबिलियत के फैन हो गए वहां की पार्टी के नेता। आई तो ऋषि की खासियत आपने देख ली, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि ऋषि सुनक जो है, ये पूरा परिवार इनका ब्रिटेन में रहता है। हिंदुस्तान से इनका क्या ताल्लुक है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले पूरे परिवार की तस्वीरें दिखाऊं। उससे पहले जरा देखिए, उससे पहले दिखाइए जरा वो तस्वीरें, लंदन की तस्वीरें जो आपने दिखाई। लंदन में किस तरह से ये देख रहे हैं आप, हिंदू मंदिर का झंडा गिरा दिया गया लंदन में, ये आप देख रहे हैं, झंडा गिरा दिया गया। अब ये सब करने और बचाने की जिम्मेदारी ऋषि पर होगी। अगली तस्वीर दिखाइए सर, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, जो झंडा था, हिंदुओं का जो झंडा था, उसे आग लगा दी गई। ये सब कुछ ब्रिटेन में हो रहा था। ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी जिम्मेदारी हिंदुओं की आस्था को बचाना, उनके मंदिरों को बचाना, ये सारी जिम्मेदारी ऋषि सुनक निभाएंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं वहां रहने वाले भारतीय हिंदू, वहां रहने वाले लोग। देखिए जरा हिंदुओं के रक्षक कैसे बन सकते हैं ऋषि सुनक, ये आपको दिखाता हूं। तो दरअसल लिस्टर में आपको याद होगा शिव मंदिर पर हमला हुआ था, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। मुस्लिम भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की थी, मंदिर में लगे भगवा झंडे को गिरा दिया था और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। हिंदू समुदाय के साथ मारपीट की थी इन लोगों ने। ये सभी पाकिस्तानी मुसलमान थे। पाक मुस्लिमों ने हिंदुओं को टारगेट किया था लंदन में, और दुर्गा मंदिर के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ था उस वक्त। स्मिथविक में मंदिर पर लोग चढ़ गए थे, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नारे लगाए थे। ब्रिटेन में 150 से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं और मंदिरों की यह संख्या 2015 की है। ब्रिटेन में 8 लाख हिंदू रहते हैं, लंदन में 2 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। अब आप समझिए ये सारी जिम्मेदारी ऋषि सुनक की होगी, क्योंकि कट्टर हिंदू है ऋषि। लेस्टर में करीब 50,000 हिंदुओं की संख्या है। बर्मिंघम में 26,000 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं। तो आइए अब आपको ऋषि सुनक के परिवार से मिलवाने जा रहा हूं। भारत से क्या ताल्लुक है ऋषि सुनक, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। ऋषि प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के, तो उसके बाद न सिर्फ भारत के लोग फख्र में हैं, बल्कि ब्रिटेन में जो भारतीय रहते हैं, जो उन्हें भी गर्व की अनुभूति होगी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ऋषि एक बेहतरीन प्रधानमंत्री साबित होंगे। 1980 में ऋषि के बारे में मैं आपको बताऊं, 1980 में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में इनका जन्म हुआ ऋषि का। मां का नाम है उषा सुनक, पिता का नाम यशवीर था, और 3 भाई बहनों में सबसे बड़े ऋषि सुनक। ऋषि के दादा दादी दरअसल पंजाब के रहने वाले थे और 1960 में दादा दादी पूर्वी अफ्रीका चले गए, ईस्ट अफ्रीका। यहां से फिर परिवार इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया और ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज में ऋषि ने पढ़ाई लिखाई की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है ऋषि ने, और एमबीए के दौरान ही अक्षता जो उनकी पत्नी है उनसे मुलाकात हुई। अक्षता इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं उनकी बेटी है। ऋषि अक्षता ने 2009 में बेंगलुरु में शादी की। अक्षता इंग्लैंड में फैशन ब्रांड भी चलाती हैं और इंग्लैंड की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं इनकी पत्नी। ऋषि सुनक की 2 बेटियां हैं, अनुष्का और कृष्णा। शुरुआती कैरियर में ऋषि ने नौकरी भी की है और 2009 में ऋषि ने नौकरी छोड़ दी थी और कामकाज, कारोबार, व्यापार शुरू किया। 2014 में पहली बार राजनीति में कदम रखा। 2015 में उन्होंने रिचमंड से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में ऋषि सुनक को जीत हासिल हुई थी। 2017 में उन्होंने एक बार फिर उन्हें जीत मिली। 13 फरवरी 2020 में पहली बार इंग्लैंड के वित्त मंत्री बने और फिलहाल इस पद से ऋषि इस्तीफा दे चुके हैं। बोरिस के इस्तीफे के बाद पीएम की रेस में ऋषि सबसे आगे चल रहे थे। एक बार फिर ऋषि के पीएम बनने की संभावना है। तो ऋषि का जो अर्थशास्त्र को लेकर ज्ञान है वो ब्रिटेन के काम आ सकता है। ब्रिटेन को सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि लगातार वहां महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है, इसलिए ऋषि जैसे होनहार शख्स की जरूरत है। अब आपको बताऊं, ब्रिटेन के जो नेता हैं, जो सियासतदान है, वो भी इस भारतीय के मुरीद हैं, ऋषि के फैन है। वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स आकर कमान संभाले हमारे मुल्क की
जो ब्रिटेन को भी पटरी पर लेकर आए, जो राजनीतिक अस्थिरता है वो भी सही हो। आइए अब आपको बताता हूं कितने % चांसेस हैं ऋषि के प्रधानमंत्री बनने के और कितने लोग उनके साथ हैं। देखिए जरा, ब्रिटेन को दरअसल आर्थिक मंदी से बचाया ऋषि ने। हालात जो थे वो बहुत खराब हो रहे थे, ब्रिटेन के हर वर्ग को ऋषि ने खुश किया है और कोरोना में सबसे बेहतरीन प्रबंधन मैनेजमेंट जो किया वो ऋषि ने किया है। वित्त मंत्री थे, होटल इंडस्ट्री के लिए ऋषि ने काम किया है और ईट आउट टू हेल्प आउट शुरू किया। ये क्या होता है ये आपको बताऊं। देखिए जरा, इस स्कीम में होटल बिल पर 50% की छूट दे दी, यानी होटल जाइए, खाना खाइए और बिल सिर्फ 50% ही देना है आपको, आधा बिल देना है। लोगों को आधा बिल सरकार ने भरा और होटल इंडस्ट्री, जनता दोनों का फायदा हुआ। ज्यादा लोग बाहर खाने लगे, होटल इंडस्ट्री आगे बढ़ने लगी और रोजगार भी पैदा होने लगा। कोरोना में टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बचाया है। ये कोरोना के दौरान उठाए गए स्टेप थे। इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज ऋषि ने दिया। सुनक के 55%, बड़ी बात है ये, देखिए सुनक के 55% प्रधानमंत्री बनने की संभावना है और दूसरे नंबर पर पेनी मोर्डेंट है आती है और मोर्डेंट की पीएम बनने की जो 16% संभावना है कंजर्वेटिव पार्टी से है पेनी मोर्डेंट। पार्टी में कई अहम पदों पर रह चुकी हैं और इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर भी रही हैं पेनी और 2019 में पहली डिफेंस सचिव बनी थी। आई तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आज की एक और बड़ी खबर, और उम्मीद सभी भारतीय करेंगे कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे जिनपिंग का जो प्लान है उसे फेल कर दिया है। बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जो सोचते हैं बहुत आगे का सोचते हैं, जो करते हैं वो भी बहुत आगे का करते हैं। जिनपिंग जिस तरह से भारत की जमीन कब्जाने का प्लान बना रहे हैं, जिनपिंग जिस तरह से चीन की नीयत रही है भारत की इंच इंच जमीन कब्जा लो, प्रधानमंत्री ने उस पूरे प्लान को फेल कर दिया है। प्रधानमंत्री आज कहां पहुंचे, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं और कैसे फेल कर दिया उन्होंने प्लान जिनपिंग का, ये दिखाने जा रहा हूं आपको। देखिए जरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के सबसे नजदीक गांव पहुंचे। ये देखिए जरा, ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, माना गांव, चमोली उत्तराखंड में आप देख रहे हैं। ये जो माना गांव है जो घेरे के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये माना गांव चीन से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है। यहां गए प्रधानमंत्री मोदी, ये देश का सबसे आखिरी गांव है, इसके बाद चीन शुरू हो जाता है। तो प्रधानमंत्री यहां क्यों गए ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा तस्वीर दिखाइए प्रधानमंत्री जब इस गांव पहुंचे। ये देख रहे हैं आप, माणा गांव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, लोगों से मुलाकात की, लोग भी गदगद थे कि उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी वो गांव जो सबसे आखिरी गांव है देश का और चीन की सीमा से लगता हुआ है। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री आखिर क्यों इस गांव में पहुंचे, प्रधानमंत्री आखिर इस आखिरी गांव में जाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊंगा। तस्वीर दीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है वो लिखा है, देखिए लास्ट इंडियन विलेज। ये उस गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। माणा गांव की तस्वीरें, इस तरह से बसा हुआ ये गांव है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ जब वो गांव पहुंचे। देख रहे हैं वहां की महिलाओं ने वहां का जो लोक संगीत, जो नृत्य है वो करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां एक कार्यक्रम भी किया, ये आपको बताऊंगा। लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को जवाब दिया है और जिनपिंग को जो उनकी नीयत है उसे पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया है। देखिए जरा, ये प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं और आगे लिखा है लास्ट विलेज, जूम इन कीजिए प्लीज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, आखिरी जो गांव है वो आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जिनपिंग की नजर है, यानी प्रधानमंत्री इस आखिरी गांव में पहुंचे, लेकिन जिनपिंग यहीं देख रहे थे कि मोदी क्यों पहुंचे, उनके पूरे प्लानिंग को फेल कर दिया। चीन सीमा के बेहद करीब गए प्रधानमंत्री मोदी, भारत के आखिरी गांव जाकर सीधा संदेश दिया उन्होंने। चीन से सटे माणा गांव में प्रधानमंत्री ने लोगों को वहां संबोधित भी किया। सोचिए, अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर लोग कितने खुश हुए होंगे। चीन की सीमा से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है ये माणा गांव। मोदी ने यहां आकर कहा कि ये आखिरी गांव नहीं है,
ये देश का पहला गांव है। यहां से देश शुरू होता है, तो इसे आखिरी गांव मत कहिए, इसे देश का पहला गांव कहिए। चीन नेपाल सीमा के गांव को सशक्त किया जाएगा। आप कैसे फेल करेंगे, देखिए जिनपिंग की चाल को। इन गांवों को सशक्त किया जाएगा, लोग यहां से पलायन न करें, यहीं रहें, यहीं बसे रहें। 300 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया पीएम मोदी ने। चीन सीमा के पास तैयारी यह है कि 500 गांव को फिर से बचाया जाएगा और सीमा के पास के गांव में विकास की गति को और तेज किया जाएगा। यहां पानी, बिजली से लेकर सड़क, स्वास्थ्य पर काम होगा। सोचिए, पुरानी सरकारों ने इसे नजरअंदाज किया और गांव में रहने वाले लोग पलायन करके चले गए, गांव के गांव खाली हो गए। पीएम मोदी ने फिर से इन्हें बसाने की योजना बनाई है और योजना के पीछे तैयारी है चीन के प्लान को फेल करना। गांव में रोजगार के लिए विशेष योजना बनाई गई है। योजना यह कि 100 गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाने का मेगा प्लान है। होगा क्या, सोचिए इससे। इन गांव में शहरों जैसी सुविधाएं देने का प्लान है। चीन की हर हरकत की जानकारी इसके बाद आसानी से मिलेगी। इसको ऐसे समझिए, चीन की घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकेगी। होता क्या है कि यहां से लोग गांव खाली करके चले गए, रोजगार था नहीं, बिजली थी नहीं, पानी था नहीं, तो चीन के लोग आकर यहां कब्जा करने की गुंजाइश रहती है। जब गांव रहेगा, भारतीय लोग रहेंगे, तो चीन यहां घुस नहीं पाएगा। चीन की हर नापाक हरकत का तुरंत जवाब मिलेगा गांव बसने से। आइए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आखिरी दुकान। आखिरी गांव तो देख लिया, इस मैं कहूंगा पहली दुकान। पहले गांव की पहली दुकान जो है वो चाय की दुकान। वो चाय की दुकान मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं, आखिरी दुकान देखिए जरा। भारत की आखिरी चाय की दुकान, बोर्ड भी दुकान वाले ने यही लगाया हुआ है। ये आखिरी चाय की दुकान है, इसके बाद आगे कोई दुकान नहीं है। प्रधानमंत्री आज यहां तक गए हैं। हमारे सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट देखिए जो इस चाय की दुकान पर पहुंचे। आखिरी चाय की दुकान इसे कहा जाता है। इस चाय की दुकान को चलाते हैं चंद्र सिंह बड़वाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चंद्र सिंह बड़वाल जी, कितने सालों से आप ये दुकान चला रहे हैं? ये 35-40 सालों से हम दुकानदारी कर रहे हैं यहाँ पे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंतिम दुकान, देश के अंतिम गांव नहीं बल्कि पहली गांव है, तो हम उसी के तौर से हम ये आखिरी छोड़ करके उसको मिटा करके पहले भी कर सकते हैं भविष्य में, आने वाले भविष्य में। ये बताइए कि आप 40-45 साल से दुकान चला रहे हैं, हर रोज कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ पर जब तक पट खुलते तब तक हजारों लाखों यात्री यहाँ पे आते रहते हैं यहाँ पे जी। तो कहीं चढ़ाई है करके कम आते हैं यहाँ पे। बद्रीनाथ में तो काफी आते हैं जी। तो हमारे सहयोगी विवेक भी इस आखिरी गांव तक पहुंचे, इस आखिरी चाय की दुकान तक भी पहुंचे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसका पांडवों से भी कनेक्शन है। अब सोचिए, पीएम मोदी इस माड़ा गांव गए, इसका पांडव से क्या कनेक्शन है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, पांडव से कनेक्शन ये है। ये प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं, ये माड़ा गांव आपको नजर आ रहा है। वहां एक पुल दिख रहा है आपको, लाल रंग से लाल एरो बना है, इसका नाम है भीम पुल और इसका कनेक्शन है पांडवों से। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल माड़ा गांव से ही स्वर्ग की यात्रा पर गए थे पांडव। माड़ा गांव को देश का आखिरी गांव का दर्जा हासिल है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये गांव। और आपको बताऊं, बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। उत्तराखंड के चमोली जिले में यह माड़ा गांव है। पांडवों ने, बड़ी बात यह जो भीम पुल आप देख रहे हैं, पांडवों ने यहीं से, मान्यता है यहीं से स्वर्ग का रास्ता तय किया था। पांडवों ने यहीं से पार किया था। पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी गांव से निकले थे पांडव। तब माड़ा ने से आना जाना और भी मुश्किल हुआ करता था और भीम ने आगे जाने के लिए पुल बनाया था। इसलिए इस पुल का नाम पड़ा है भीम पुल। सरस्वती नदी के ऊपर बना है यह भीम पुल और 5 पांडव सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे इस रास्ते से। द्रौपदी भी पांडवों के साथ यहीं से गई थी और एक एक कर सभी की मौत हो गई। कहा जाता है सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग गए थे। 1200 लोगों का यह गांव बेहद सुंदर है, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सर्दियों में पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। ये
ये इस गांव की खासियत है। और प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, यहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी कह रहे हैं कि इसे हम आखिरी गांव नहीं मानते, ये तो पहला गांव है। और एक कहानी भी सुनाई पीएम मोदी ने, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब माणा गांव गए तो इसके पीछे भी एक वजह है, आपको बताऊं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद बद्रीनाथ गए। लेकिन पहले तस्वीरें दिखा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह केदारनाथ पहुंचे दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना की। शिव भक्त है पीएम मोदी और हर साल प्रधानमंत्री जाते, पांचवी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। माता की प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया वहां पहुंचकर। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत माता की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहनावा आप देख रहे हैं, जो वेशभूषा आप देख रहे हैं, चारों तरफ इस पहनावे की चर्चा हो रही कि प्रधानमंत्री ने आज क्या पहना हुआ था। तो आइए आपको बताऊं, ये जो खास चोला है प्रधानमंत्री मोदी का, ये उन्हें किसने दिया, ये तोहफे में उन्हें मिला था दरअसल। और इसे क्या कहते हैं, ग्रिड एडवाइस। ये आप देख रहे हैं केदारनाथ में अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। पीएम मोदी ने खास कपड़ा पहना हुआ था जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस कपड़े को चोला कहते हैं। चोला हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र का यह लोकप्रिय पहनावा है। जय स्तंभ जनजातीय लोगों के पूर्वज हुआ करते थे, जय स्तंभ। और जय स्तंभ ने भगवान शिव की पूजा की थी। शिव ने प्रसन्न होकर चोला, डोरा, टोपा भेंट किया था। चोला, डोरा और टोपा। इसके बाद यह पुरुषों की वेशभूषा बन गई। वहां पर भेड़ बकरियों की ऊन से यह चोला बनता है। चोला बनाने के लिए पट्टू की जरूरत होती है। चोले के साथ चूड़ीदार पैजामा पहना जाता है। प्रधानमंत्री आज इसी वेशभूषा में थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ से निकलकर बद्रीनाथ पहुंचे। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम मोदी बद्रीनाथ पहुंचे, एक अलग लुक में थे पीएम। बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना की। आज रात बद्रीनाथ में ही रुक रहे हैं पीएम मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां जब लोगों को संबोधित किया, जो बात कही, वो बहुत से लोगों को, हमारे देश के नेताओं को सोचने की जरूरत है। देखिए जरा पीएम ने वहां से कहा क्या। बहुत से नेताओं को चुभेगा भी। पीएम ने कहा, राम मंदिर के इतिहास से हम सब परिचित हैं और हमारे आस्था घरों की हालत जर्जर कर दी गई। यानी मंदिरों की हालत जर्जर हो गई। क्यों? सब कुछ तबाह करके रख दिया गया है और हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति खराब थी। वहां की यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती थी। सरकारें लोगों को जीने की सुविधा नहीं दे पाई। काशी, अयोध्या, उज्जैन, सोमनाथ को गौरव मिला है। मुझे ईश्वर का काम सौंपा गया है। पीएम ने कहा, आस्था घरों के विकास को लेकर नफरत का भाव हुआ करता था। आस्था पर अविश्वास और विरासत से विद्वेष वजह रही है। सीधे निशाना पीएम का इशारों में कांग्रेस और उनकी सियासत और उनके राज पर रहा। अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना हुआ करती थी। अब पीएम ने बात ऐसे ही नहीं कही है। देखिए जरा,
ये जो आप देख रहे हैं, पीएम ने ये बात इधर कही, लेकिन दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं ये बात किसके लिए। पीएम ने ये बात कही उससे पहले बीते दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में शिवराज पाटिल ने कहा, गीता में भी जिहाद का जिक्र है, कुरान जीसस गीता में भी जिहाद है, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद की बात कही। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं, हिंदू और हिंदुत्व दो अलग सोच है। जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। इससे पहले सोनिया गांधी, आपको याद होगा, कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने राम सेतु के अस्तित्व को ही चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था राम सेतु दरअसल काल्पनिक है। मणिशंकर अय्यर, गैर हिंदुओं को भारतीय नहीं मानती बीजेपी। दिग्विजय सिंह कह चुके मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, और शशि थरूर हिंदुत्व देश को बांट रहे हैं, वो ये कह चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने आतंकी संगठन से हिंदुत्व की तुलना की थी, और कांग्रेस ये भी कह चुकी है राम काल्पनिक है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री दरअसल इसी सोच पर हमला कर रहे थे कि हिंदू आस्था, मंदिरों को लेकर ये जो हीन भावना पुराने राजनेताओं ने दिखाई है, उसकी वजह से आज ये हालत थी जिसे प्रधानमंत्री ने बदला है। सुनिए जरा पीएम। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? यह जवाब आपका नहीं है, यह जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है, और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे काम दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनकर कांग्रेस या दूसरे राजनेता या विपक्ष ये कह सकता है कि यह सियासी बयान है प्रधानमंत्री का, लेकिन मैं आज आपको उदाहरण के साथ दिखाने जा रहा हूं, यह सियासी बयान नहीं है। कैसे यह बयान सच है, जरा सुनिए शिवराज पाटिल को, वो क्या कह रहे हैं, और कांग्रेसी नेता हिंदू विरोधी बयान किस तरह से देते रहे, सुनिए जरा। कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए, और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। मैं आज कायम हूं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है।
अब आप समझ गए कि प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे थे वो बेवजह नहीं था, उसके पीछे ये सोच वजह है जो कांग्रेसी नेताओं की आपने सुनी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ठग्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक ठग है। सबसे पहले इमरान खान से शुरुआत करेंगे। ठग को आज बहुत बड़ा झटका लगा। इमरान खान पूरी तरह से खत्म हो गए हैं आज के एक बहुत बड़े फैसले के साथ। इमरान खान का सियासी मुकद्दर फुल स्टॉप लग गया। अगली तस्वीर दिखाइए। जैसे ही फैसला आया उसके बाद देखिए हंगामा शुरू हो गया। ये आप देख रहे हैं। पूरी स्क्रीन लीजिए, एम्बियंस बढ़ाइए जरा। चुनाव आयोग ने इमरान खान की पूरी जिंदगी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है और उसके बाद इमरान खान की पार्टी के लोग देखिए कैसे पहुंचे, हंगामा करने लगे इलेक्शन कमीशन के बाहर। सुनिए जरा। तो इमरान खान के समर्थक थे। जब पता चला कि इमरान खान ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे क्लीन बोल्ड हो गए, तो उसके बाद इमरान खान के समर्थक पहुंच गए। इमरान खान की संसद सदस्यता दरअसल रद्द हो गई और पाकिस्तान चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला था। इमरान पर गलत जवाब दाखिल करने का आरोप लगा। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग से इमरान खान की शिकायत की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। फैसले को इमरान खान हाईकोर्ट में चुनौती देंगे अब। और गिफ्ट के खेल में हुआ क्या कि गिफ्ट के खेल में इमरान खान फंस गए हैं। विदेशों से गिफ्ट मिला था और वो सारे गिफ्ट बेचकर इमरान खान ने कमाई की। कमाई का ब्यौरा बताया नहीं और वो सारा पैसा खा गए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गिफ्ट मिलते हैं। नेता नेता में फर्क देखिए। पीएम मोदी को गिफ्ट मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन गिफ्ट्स की नीलामी करवाई और वो सारा पैसा देश में लगाया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाया गया। इससे पहले अलग अलग योजनाओं में वो पैसा लगाया गया। और एक तरफ इमरान खान है, जो गिफ्ट मिले ये सारे गिफ्ट बेच खाए इमरान खान ने और पैसा डकार गए। जरा सुनिए पाकिस्तान के लोग बहुत नाराज और गुस्से में क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के इन ठगों पर, उन्हें सुनिए। अगर इमरान खान अगर बिल्कुल साफ है, सच्चा है, तो दूसरी हुकूमतों ने भी अपना साहिब करवाया नैब से, FIR से, तो ये चुप चुपीते अपना क्यों करवाए क्लियर अपने आप को। अदालतों के साथ जाके बैठे मीटिंग करे कि हाँ भाई मेरे बारे में ये क्यों। और ये जो सा आवाम को आपस में लड़वाने वाला है ना, ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब मौजूदा जितने भी हुक्मरान उन सबको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। बेशक इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, इन सबको कोई भी है, इनको सबको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी है। अब जो मार्केट अगर लेवल को देखा जाए या कारोबार लिहाज को देखा जाए तो हमारा मुल्क बिल्कुल डेड हो गया। इतने सालों से हमारे मौजूदा साहब जो हुक्मरान थे वो हुकूमत कर रहे थे। वो जो इतने उन्होंने लूट मार की है, वो कहाँ पे गया पैसा या क्या हुआ है, किधर गया, वो ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। तो बिल्कुल यकीन जाने पिस गए थे। ये जी चाहता था कि कोई जहर की गोली खा के मर जाए। मतलब क्यों आपको इतना दुखी क्यों? दुख क्या आ गया? अभी तक तो 3 साल हम काम कर रहे हैं। हमारे पास तो इतने के फल लाए, कुछ सौदा लाए, घर का कोई राशन लाए, कुछ भी नहीं है। पूरी जिंदगी लाइफ में इतनी तंगी कभी नहीं देखी जितनी इस अपना देखिए तरीके इंसाफ में। जो भी आएगा ना वो अमेरिका से लेगा, क्योंकि हमें मांगने की हल्की सी आदत है। हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी स्टेबल हो रही थी, आके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो थोड़े से पैसे पड़े हुए थे 22 अरब पड़े हुए थे हमारे उसमें खजाने में, वो तबाहियां मचा गए हैं। ये जाते जाते सारा कुछ खराब करके जाएंगे। इमरान खान को बस यही कह रहा है, बातें करी जा रहे, लेकिन ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। जबकि आई है को महंगाई हो जा रही है। जो कारोबार आए ना, कारोबार जो आए ना, ये जो इमरान खान आया ना, तो गरीब भी रो रहे हैं तो अमीर भी रो रहे हैं। तो ये सब के सब चोर हैं। आपको मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान का खजाना जो भी आता है ये वो यही बोलता है कि खाली है और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। और आइए अब आपको वो तोहफे दिखाने जा रहा हूं। इमरान खान को जो महंगे महंगे तोहफे मिले थे, करोड़ों रुपए में बेच दिए। ये देखिए जरा, ये है घड़ी, रोलेक्स की घड़ियां हैं ये जो आप देख रहे हैं। ये तोहफे मिले थे इमरान खान को, 35 लाख रुपए की घड़ी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये महंगे महंगे पेन,
45,000 रुपए का पेन था ये, इमरान खान को गिफ्ट में मिला था। शेखों ने, खाड़ी देशों ने इमरान खान को तोहफे दिए थे। भाई तोहफे इमरान खान को नहीं, प्रधानमंत्री को मिलते। वो इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब दिए थे, उनके निजी इस्तेमाल के लिए नहीं, सब बेच दिए इमरान ने। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं हीरे की अंगूठी, आप देख रहे हैं डायमंड रिंग, ये सारे तोहफे इमरान ने कितने के बेचे, आइए आपको बताऊं। सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे ही होते। पाकिस्तान का मुकद्दर ऐसा है कि पाकिस्तान को ऐसे ही ठग मिले हैं सारे। पहले जरा इमरान खान को देख लीजिए, ये देखिए महंगे महंगे तोहफे, ये आप देख रहे हैं हीरे की अंगूठी, आप देख रहे हैं ये आगे, उसके बगल में सामने ये घड़ी देख रहे हैं, ये भी इमरान खान को मिली, ये भी मिली और एक ही अंगूठी मिली। ये सब तोहफे मिले थे इमरान खान को, लेकिन खान साहब सब बेच खाया। इमरान खान पर संपत्ति छिपाने का आरोप लगा। पहली चीज, तोशखाना से कम कीमत पर गिफ्ट खरीदे, यानी तोशखाना, मैं आपको बताऊं, जहां ये जो गिफ्ट मिलते हैं, इन गिफ्ट्स को जहां रखा जाता है उसे तोशखाना कहते हैं। तो इमरान खान ने क्या किया कि जो गिफ्ट मिले थे तोशखाना में रखे थे, कम पैसों में इनको खरीद लिया। राज्य के भंडार को तोशखाना कहा जाता है। और 2018-19 में इमरान को विदेश से ये सारे गिफ्ट मिले थे। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान उस दौरान, और अरब देशों के जो शासक थे उन्होंने ये महंगे महंगे गिफ्ट इमरान खान को दिए थे। सभी गिफ्ट को तोशखाना में इमरान खान ने जमा कर दिया। उसके बाद में इमरान ने कम पैसे देकर ये सारे गिफ्ट ले लिए। गिफ्ट को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया इमरान ने। और देखिए, अगर खरीद लिया तो इस्तेमाल कर लेते, लेकिन इमरान ने क्या किया, 2 करोड़ में खरीदा और 5 करोड़ 80 लाख में इन तोहफों को बेच दिया। 3 करोड़ 65 लाख का इमरान को फायदा हुआ, और यही इमरान खान के गले की हड्डी बन गई। गिफ्ट में मिली एक महंगी घड़ी को बेचा गया, और कफलिंग का जोड़ा भी था, कफलिंग का जोड़ा था, वो भी गिफ्ट में मिला था। महंगी कलम, रोलेक्स की घड़ियां जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाई, ये सब गिफ्ट में मिले थे। एक महंगी अंगूठी को भी इमरान खान ने बेच डाला। आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी भी नहीं थी। सोचिए, ऊपर से एक तो ठगी, दूसरा टैक्स की चोरी, सब पहुंचे हुए प्रधानमंत्री हैं। अब आइए, अब इमरान खान कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इमरान खान को लगा अब तो चौपट हो गए, न क्रिकेट बचा न पॉलिटिक्स बचेगी। सुनिए जरा, फौरन सामने आए और यह भी कह दिया, हो सकता है आखिरी बार सामने आया हूं। सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाजे हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आईन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है, इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल करूं। और आइए, इमरान खान इकलौते पीएम नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। पाकिस्तान के जितने ठग हैं, ठग ऑफ पाकिस्तान, उन सब से आपको मिलवाने जा रहा हूं। देखिए जरा, लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये आप देख रहे हैं। इमरान खान के सामने खड़े नवाज शरीफ। पाकिस्तान को सभी पार्टियों ने बर्बाद किया है। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को भी सजा मिल चुकी है। नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम पद से भी इन्हें बर्खास्त किया था। सोचिए, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज केस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में घिरे थे नवाज शरीफ। नवाज के साथ बेटी मरियम को भी सजा सुनाई गई थी। दामाद सफदर को भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। यानी नवाज, बेटी, दामाद सब भ्रष्ट। अब नवाज अकेले नहीं, एक और ठग हैं, मुशर्रफ। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के पिता कहे जाते हैं परवेज मुशर्रफ। सोचिए, मुशर्रफ की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकारों में रही, और नवाज का तख्ता पलटकर पाक की कमान संभाली थी मुशर्रफ ने। इमरजेंसी लगाकर संविधान का उल्लंघन किया था इन्होंने। देशद्रोह केस में मौत की सजा सुनाई गई थी। करगिल की साजिश मुशर्रफ ने रची थी। सब पहुंचे हुए। जरदारी से मिलिए जरा। पूर्व राष्ट्रपति जरदारी पर भी भ्रष्टाचार के मामले चले, ये सब ठग हैं। 1990 के दशक में जरदारी पर मामले दर्ज हुए।
20 साल तक चले मामले के बाद कई केस में बरी हुए जरदारी। बेनजीर भुट्टो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपको बताऊं भ्रष्टाचार के केस की वजह से बेनजीर ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। 1996 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान पाकिस्तान पर दाग लगा। दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में से एक था पाकिस्तान। मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ भी पहुंचे हुए हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 7 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एक हफ्ते पहले की कोर्ट ने शहबाज को बरी किया है, एक हफ्ते पहले ही बरी हुए हैं। ये सब ठग ऑफ पाकिस्तान है, इसीलिए पाकिस्तान आज अपने मुस्तकबिल को रो रहा है। भारत से बेशक अलग हो गए हो, लेकिन आज कहां खड़े हैं? इनके नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है यहां तक पहुंचाने में, इस गर्त में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान से आपको लिए चलते हैं रूस और यूक्रेन। अब पुतिन करने वाले हैं सबसे बड़ा अटैक। खबर यह मिल रही है पुतिन का धैर्य जवाब दे रहा है, पुतिन से अब रहा नहीं जा रहा है। खबर यह है, बड़ी खबर इस बीच ये आ रही कि पुतिन अपने सैनिकों के बीच पहुंचे, जंग के बीच सैनिकों से मिले। पुतिन ने खुद चलाई है स्नाइपर गन और रूसी सैनिकों का हौसला बढ़ाया है। पुतिन ने, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। पुतिन की तस्वीर लंबे वक्त बाद सामने आई है। ये आप देख रहे हैं पुतिन को सैनिकों के साथ खड़े हैं। पुतिन पूरी तरह से यूनिफॉर्म में जो सैनिक हैं उनके बीच पहुंचे पुतिन। ये पहुंचने के पीछे मकसद ये है कि राष्ट्रपति ये बता सके कि वो अपने जवानों के साथ, जवानों के बीच मौजूद है। ये तस्वीर पुतिन की लंबे वक्त बाद सामने आई है। जंग के बीच पुतिन अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे। इस दौरान पुतिन रायजान में आर्मी के एक प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और इसी प्रशिक्षण शिविर की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इस वक्त। पुतिन जंग जीतने के लिए अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं और ये इस दौरान वो यहां मौजूद एक जवान से मिलते हैं और खुद भी स्नाइपर गन चलाते हैं। इस दौरान वो खुद जमीन पर लेट भी जाते हैं और स्नाइपर गन से गोली चलाते हैं। पुतिन अपने कपड़ों के गंदे होने तक की परवाह नहीं करते। मतलब साफ है कि पुतिन संदेश देना चाहते हैं कि मैं जंग में खड़े हर सिपाही के साथ हूं। पुतिन समझ रहे हैं कि जंग लंबी चलेगी तो सैनिकों का धैर्य जवाब दे सकता है, पेशेंस उनका जवाब देगा। इसलिए यूक्रेन से युद्ध में अब पुतिन आखिरी प्लानिंग में नजर आ रहे हैं। और खबर यह है कि केंद्र ब्लैक सी बन रहा है, काला सागर। ब्लैक सी में पुतिन ने जंग जीतने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी और पानी से टारगेट करने वाले पुतिन के हथियार अब डिपो से निकलकर ब्लैक सी में पहुंच चुके हैं। खबर यह है कि न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार पुतिन ने ब्लैक सी में लगा दिए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है। आपको बता दें कि पुतिन ने परमाणु हथियार ब्लैक सी में लगाए हैं। तो अमेरिका ने ब्लैक सी में, काला सागर में जासूसी शुरू कर दी है। काला सागर में जासूसी विमान तैनात कर दिया है। RC-135 पुतिन ने तैनात कर दिया है निगरानी के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं RC-135 अमेरिका का ये विमान, ये जो आप देख रहे हैं यूएस एयरफोर्स का ये विमान है RC-135 और ये पुतिन ने काला सागर में भेजा। काला सागर में जासूसी के लिए भेजा गया ये विमान। और इस विमान की खासियत मैं आपको बताता हूं। RC-135 आखिर किस लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है और इसको भेजने के पीछे क्या वजह है अमेरिका की, जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द अगर ये नजर आ रहा है तो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं ब्लैक सी और ये आप देख रहे हैं विमान का नाम है बोइंग RC-135। ये जो आप देख रहे हैं परमाणु बम का पता लगाने में माहिर है ये विमान और जमीन के अंदर परमाणु बम खोजने में सक्षम है। जमीन में, पानी में, हजारों फीट ऊपर से यह पता लगा सकता है कि नीचे पुतिन ने क्या ब्लैक सी में परमाणु हथियार छिपाए हैं। हाईटेक कैमरे, रडार और सेंसर्स लगे हुए हैं इस विमान में। हवा में मौजूद रेडिएशन भी पहचान जाता है ये विमान। RC-135 काला सागर में लगातार गश्त कर रहा है। रूस की हवाई सीमा के पास यह गश्त लगा रहा है। बम की जानकारी अमेरिकी सैटेलाइट को देगा उसके बाद कि क्या वाकई पुतिन ने काला सागर में, ब्लैक सी में परमाणु हथियार तैनात किए। सैटेलाइट से पता चलेगा आखिरी निशाना कहां है। जवाबी कार्रवाई के लिए कुछ और वक्त मिल जाएगा। अमेरिका के पास 22 ऐसे RC-135 विमान हैं और विमान अमेरिका और ब्रिटिश वायुसेना में शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े टोही विमानों में से एक है ये और 2 पायलट और 2 नेविगेटर सवार हो सकते हैं इस विमान में। अधिकतम रफ्तार इसकी 933 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आपको बताऊं बड़ी खबर यह है कि ब्लैक सी में फिर से तनाव बढ़ गया है। ब्लैक सी में
ब्रिटेन की एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। पुतिन ने हमला किया तो जवाब देंगे। पुतिन ने इससे पहले ब्रिटेन पर एक मिसाइल दागी थी। ऐसा हमला, ऐसा आरोप ब्रिटेन ने लगाया था इस मामले में। आइए आपको बताता हूं कि काला सागर से, क्या काला सागर से काल आने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये देखिए जरा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं काला सागर, ब्लैक सी। काला सागर में तनाव, टेंशन लगातार बढ़ रही है और रूस ने काला सागर में मिसाइल दागी, ऐसा आरोप ब्रिटेन ने लगाया। ब्रिटिश जासूसी विमान के पास पुतिन ने यह हमला किया। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने संसद में बाकायदा इस बात की जानकारी दी। रूस ने 29 सितंबर को यह मिसाइल दागी थी और यह घटना अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हुई। हमले के बाद ब्रिटिश एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर आ गया है। जासूसी विमान के साथ लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए गए। फिर से हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस ने हमले के दावे को स्वीकार कर लिया है और रूस ने घटना को तकनीकी खामी करार दिया है। सुखोई 27 विमान में तकनीकी खामी का दावा रूस ने किया है और इरादा ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, यह रूस ने अपने जवाब में कहा है। लेकिन जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में क्या यह मान लिया जाए कि एक परमाणु धमाका खुद जेलेंस्की कर सकते हैं? खबर इस तरह की भी है कि परमाणु धमाका जेलेंस्की कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का धमाका होगा जो एक बड़ा नुकसान कर सकता है। बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की को लेकर बड़ी खबर है कि जेलेंस्की अपने ही शहर को निशाना बना सकते हैं, खुद अटैक कर सकते हैं जेलेंस्की, पुतिन पर उसके बाद आरोप लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको मैप के जरिए दिखाने जा रहा हूं कि जेलेंस्की किस जगह पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने ही एक शहर, मैप आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन में ही है, निकोलेव। खबर यह है कि निकोलेव को निशाना बना सकते हैं जेलेंस्की और निकोलेव को निशाना बनाएंगे तो परमाणु धमाके का सीधा असर क्या होगा यह मैं आपको बताऊं। कौन सा शहर है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। जेलेंस्की किस शहर पर निशाना बनाएंगे तो देखिए जरा क्या तैयारी है। जेलेंस्की ने अगर अपने शहर पर परमाणु बम फेंक दिया तो उसके बाद क्या होगा, सोचिए जरा, कितनी तबाही आएगी और पूरे शहर का हाल क्या होगा। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह पूरा शहर तबाह हो जाएगा। 5 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। परमाणु धमाके के बाद 9 किलोमीटर तक सभी की मौत हो जाएगी। 20 किलोमीटर तक सभी इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 50 किलोमीटर तक बहुत भयानक झटका लगेगा। धमाके से धरती का तापमान कई गुना बढ़ जाएगा। धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम तबाह हो जाएगा। जबरदस्त रेडिएशन से वातावरण दूषित होगा। कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का डर है और धुएं से कई दिनों के लिए सूरज भी छिप जाएगा। सोचिए, इस धमाके से सूरज छिप जाएगा, धरती पर घनघोर अंधेरा छा जाएगा। 10 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। 2 अरब लोग भुखमरी को मजबूर हो सकते हैं। हिरोशिमा पर गिरे बम से 1,40,000 मौतें हुई थी। सोचिए जरा, 1,40,000 मौत। जमीन की सतह का तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस था। यह होगा। लेकिन खबर इस बीच यह है, यूक्रेन पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी फौज के ठिकाने पर यह हमला हुआ है। यह बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया गया है। विजुअल आप बैक टू बैक चलाइए। रशियन इस्कंदर मिसाइल से जो हमला हुआ है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, देखिए जरा। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल का जवाब लेंगे। के सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। जो हालात बने हुए उस हालात में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या परमाणु हमला होने वाला है? डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब जरा बताइए कि अमेरिका हो, यूक्रेन हो, ये सभी बहुत तेजी से आयोडीन की गोलियां खरीद रहे हैं। क्या ये जो तेजी से आयोडीन की गोलियां खरीदी जा रही है, ये माना जाए कि कभी भी इन सबको इल्म है कि परमाणु हमला हो सकता है? अभी खास करके अमेरिका में और जो ट्रांस अटलांटिक नेशंस हैं, खास करके यूरोप में, वहाँ पर आयोडीन की गोलियों की बहुत मांग हो गई है। देखिए, आयोडीन की गोली जो पोटेशियम आयोडाइड के नाम से ये गोलियां बिकती हैं, और ख़ास करके आयोडीन 131 जिसका नाम है केमिकल, जो पोटेशियम आयोडाइड की बात होती है, ये इसकी इसलिए मांग बढ़ गई है कि जो रेडिएशन
का खतरा होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है ना तो उसकी कोई महक होती है ना कोई स्वाद है, वह हवा में तैरने लगता है। तो देखिए इनिशियल जो हीट वेव है, ब्लास्ट वेव है। एक और खबर मिल रही है, वाटर वॉर की शुरुआत होने वाली है। जंग में पुतिन का खतरनाक प्लान, यूक्रेन को पानी में डुबोकर मारने की तैयारी है। खरसन में बांध पर अटैक होगा। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या तैयारी में है पुतिन। ये आप देख रहे हैं इस तरह का जो बांध है, पुतिन इस तरह के बांध को उड़ा देंगे। रूस के खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है और जेलेंस्की ने रूसी प्लान का खुलासा किया है। खरसन में रूस की सेना हमला करेगी और काखोव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है, इस प्लांट पर हमला करेगी। रूसी फौज ने बांध को चारों ओर से घेर लिया है और बांध में चारों ओर से बम लगा दिए गए। बम बांध को ब्लास्ट कर तबाह कर सकते हैं पूरी तरह से। धमाका होने पर बड़ी तबाही का दावा किया जा रहा है। खरसन में अचानक बाढ़ आ सकती है, यानी पूरा शहर पानी पानी होगा। 80% से ज्यादा इलाका जलमग्न हो जाएगा। यह बांध नीपर नदी पर बना हुआ बताया जा रहा है। बांध का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है और बांध से नॉर्थ क्रीमिया को पानी पहुंचाता है। और इस स्थिति में आपको बताऊं कि एक पूरा शहर तबाह हो जाएगा, यानी पुतिन पीछे हटने वाले नहीं है। हर रोज जो यूक्रेन से खबर आ रही है वो और ज्यादा डराने वाली है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।